नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। भारत या अमेरिका और लोकशाही देश जहां राजकारण, सत्ता, भ्रष्टाचार, ईमानदारी, न्यायतंत्र, मीडिया, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। और जब खुद न्यायाधीश को न्याय नहीं मिलेगा तब न्यायतंत्र और लोकशाही और राजकारण पर प्रश्नार्थ होता है। मैंने एक आर्टिकल्स जो पढ़ा, सच और झूठ, गलत और सच आप पर छोड़ देता हूँ, कि 1 दिसंबर 2014 को सुबह 5 बजे औरंगाबाद की निवासी सरिता मंगा ने एक के पास एक अपरिचित कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके भाई जज लोया की नागपुर में हृदयाघात मीन्स हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। और ऐसे ही कॉल लोया की दूसरी बहन और पिता को भी गए। सरिता तब लातूर आई हुई थी, हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल में भर्ती अपने भतीजे को डिस्चार्ज कराने के लिए पहुंची तो उन्हें वहां ईश्वर बहती नामक शख्स मिला जो उन पर चेप हो गया और जोर देने लगा कि आपको नागपुर नहीं अपने पैतृक घाटे गांव जाना है, सब वहीं जाएगा। उसने पता किया कि आखिर कौन था ये ईश्वर बहती जो सरिता के गले पड़ गया था, उसका केस से क्या संबंध था। और वो जानने के लिए मैंने ये आगे क्या लिखा था वो मैं बताता हूँ कि एक शादी समारोह में भाग लेने नागपुर गए जज लोया सिविल लाइंस इलाके के रवि भवन के सूट नंबर 10 में रुके हुए थे। रात को कथित तौर पर उनके सीने में दर्द उठा। एक वीआईपी गेस्ट हाउस होने के बावजूद रवि भवन में कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लोया को ऑटो में लाद कर आसपास कई हॉस्पिटल होने के बावजूद दूर मौजूद डाड़े अस्पताल में ले जाया गया, जहां ईसीजी यूनिट भी खराब थी और बाद में दूसरे अस्पताल में ले जाते समय लोया जज की मृत्यु हो गई। ये संदिग्ध परिस्थिति क्या बयां करता है कि ऐसा क्यों है। एक जज हो उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो डांडे अस्पताल के मालिक पिनाक डांडे घोषित तौर पर आरएसएस के आदमी हैं। इन्हीं पिनाक डांडे की वीबीएम नामक आरएसएस समर्पित मेडिकल बॉडी से बेहद नज़दीकी है, जिसमें एक मेंबर का नाम है हंसराज बहेती, जो कि भाई हैं उस ईश्वर बहेती का जो 1 दिसंबर की सुबह लोया की बहन से अस्पताल में मिला था। इसी ईश्वर बहेती ने लोया का फोन 3 दिन बाद उनके परिवार को सौंपा था, जिस फोन में सब मैसेजेस कॉल डिलीट किए जा चुके थे और कुछ दिन पूर्व आए धमकी भरे मैसेज भी उसमें थे और सब कुछ डिलीट कर दिया गया था और ये फ़ोन 3 दिन के बाद दिया गया था। अब एक आरएसएस के आदमी को कैसे पता था कि अचानक मर गए लोया की बहन लातूर में सुबह 6 बजे शारदा अस्पताल में मिलेगी और उसके पास लोया का फ़ोन आया तो आया कैसे और किस अथॉरिटी से आया। वहाँ एक संदिग्ध बात होती है, एक शंकास्पद परिस्थिति वहाँ उत्पन्न होती है। यह भी दातव्य है कि तबीयत खराब होने से लेकर लोया के मरने तक एक बार भी परिजनों को सूचित नहीं किया गया। सीधे सुबह 5 बजे लोया की मृत्यु की सूचना दी गई, जबकि पोस्टमार्टम के अनुसार उनकी मृत्यु 6:15 बजे के बाद हुई थी और बिना पंचनामा किए ही निपटा दिए गए इस फर्जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर लोया के चचेरे भाई के हस्ताक्षर थे। ये चचेरा भाई कौन था और वो आज तक किसी को पता नहीं है। देखिए कैसा कैसा खेल राजकारण में होता है। कमाल की बात यह भी है
कि रवि भवन के एंट्री रजिस्टर में लोया के नाम की कोई एंट्री ही दर्ज नहीं है। बताया गया कि लोया सूट नंबर 10 में अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ 3 पर्सन शेयरिंग में रुके थे, जबकि कमरे में 2 ही बिस्तर थे और एक्स्ट्रा गदे की कोई मांग रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो लोया को फर्श पर सोने की क्या सूझी। इससे भी क्या ज़्यादा अचरज की बात है कि सूट नंबर 10 रिसेप्शन के बाजू में होने के बावजूद वहाँ मौजूद एक भी कर्मचारी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि फलाना रात को अचानक वहाँ एक जज को हार्ट अटैक आया गया और हॉस्पिटल में जाना पड़ा। देखिए कितने सारे होटल्स होते हैं, इसमें गलत कामों के लिए गलत काम किया जाता है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। वहाँ मैं ये बातें छोड़ देता हूँ क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आएगी कि मृत्यु से पूर्व जज लोया हरेन पंड्या की हत्या के दोषी सोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर की सुनवाई कर रहे थे, जिसका फैसला भारतीय राजनीति में भूचाल लाने और गुजरात में कई तमाम राजनीतिक हत्याओं की पोल खोलने में सक्षम था। और जज लोया को मृत्यु के कुछ दिन पूर्व कुछ अज्ञात लोगों ने एक ड्राफ्ट जजमेंट भिजवाया था, जिस पर हस्ताक्षर करने एवज में 100 करोड़ नकद और मुंबई में बंगले का प्रलोभन था और मुकरने की स्थिति में अंजाम भुगतने की धमकी थी। महाराष्ट्र में एक चीफ जस्टिस का नाम खुलकर उसमें आया था। ये भी एक संदिग्ध कहानी है। बावजूद इसके कि लोया की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई और लोया के 2 राजदार दोस्तों खंडेलकर और थाम्बे की असमय संदिग्ध मौत हुई। लोया का फोन फॉर्मेट हुआ, चैन ऑफ कस्टडी टूटी, पुलिस कार्यवाही में झोल हुई, पोस्टमार्टम में झोल हुई और लोया के शव पर खून और मारपीट के निशान देखे गए। तमाम डॉक्टरों ने लोया की मौत हार्ट अटैक से होने की संभावना नकारी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी जांच की आवश्यकता के लोया की मौत को प्राकृतिक बताकर मामला खारिज कर दिया, क्योंकि लोया के साथ मौजूद जजों की गवाही की पर्याप्त एविडेंस मानी गई। ये वही जज थे जो अपने दोस्त लोया की मृत्यु के बाद महीनों उनके परिवार से मिलने तक न गए, शायद किसी डर से। बाद में हाईकोर्ट में प्रोन्नति भी पाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से पूर्व इन गवाह जजों से हलफनामा दिलवाने अथवा अभियोजन पक्ष को जजों से जिरह का मौका देने तक की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि जज तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार होता है। जज झूठ कैसे बोल सकता है। इस केस के सारे तथ्यों को देख कोई अंधा भी यह बता सकता है कि दोषियों को बचाने के लिए एक ईमानदार जज को सूली पर चढ़ाया गया है। इस केस में एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले और भविष्य में भारत के किसी सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति को अपना कर्तव्य निर्वहन करते समय कोई हिचक या भय न हो। डर अगर आप में नहीं है, आप में हिम्मत है, तो मेरा ख्याल है आप भारत के 140 करोड़ की प्रजा को जैसे जैसे इतने सारे जो गलत काम हो गए हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर मीडिया चुप रहेगी, अगर लोग पुलिस और सीबीआई आईबी के डर से नहीं बोलेंगे, तो देश की लोकशाही न्यायतंत्र कभी बच नहीं सकेगा। मैंने तो जो मुझे आर्टिकल्स मिला, मैंने पढ़ा, तो उसमें जो नाम नीचे लिखा था जगजगिया, लिखने वाले शायद उसका नाम नहीं लिखना चाहता हो। मैंने वो आर्टिकल फेसबुक पर पढ़ा। सच या झूठ आप पर छोड़ देता हूँ, आपकी ईमानदारी पर छोड़ देता हूँ। अगर आप में ईमानदारी है, देशभक्ति है, कर्तव्य निष्ठा है, तो एक इंसान को न्याय दिलाना जो आज दुनिया में नहीं है, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं
सब कुछ आप पर छोड़ देता हूँ।